हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विकास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट है नेट जीआरएफ जनरल पेपर 1 के लिए और एचआरएम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और कुछ यूनिट्स जो हैं वो मैनेजमेंट के साथ सिमिलर हैं कॉमर्स की। जो यूनिट सिमिलर्स हैं आप उनके लिए भी फॉलो कर सकते हो। बेसिकली हमारा चैनल मैनेजमेंट, एचआरएम और जनरल पेपर 1 के लिए है। ठीक है। जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम डेली के 10 एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम के भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और टोटल टारगेट रहेगा 100 क्वेश्चन का। आज हम 20 से लेकर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो। और जो नए लोग आएंगे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आने वाले लेसन या कोर्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फर्स्ट वाली स्लाइड में क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप खुद उसको सॉल्व करके देखो जब तक हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, बिजनेस डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विदाउट अ साउंड नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज। सबसे पहले दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि माइक्रो और मैक्रो में और कितना डिफरेंस है, माइक्रो और मैक्रो में कितना डिफरेंस है, और नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज मिसलीडिंग इन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। क्या इकोनॉमिक थ्योरी की जो नॉलेज है, एक्चुअली जो थ्योरी बनती है वो कॉन्सेप्ट के साथ, परसेप्शन के साथ, प्रेडिक्शंस के साथ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ बनती है। जो इकोनॉमिक थ्योरी की नॉलेज है, क्या वो मिसलीड कर सकती है बिजनेस डिसीजंस लेने में? नहीं, वो हमेशा हेल्पफुल रहती है, लेकिन कितनी रहती है ये हम जज नहीं कर पाते। ठीक है। ये जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन है, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्यूरेटली। ठीक है। क्या हम इकोनॉमिक थ्योरीज की मदद के साथ हमेशा ये पॉसिबल है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर थ्योरी बताती है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने से इतना डिमांड हो सकता है, इतनी सप्लाई हो सकती है, तो क्या वैसा होगा? नहीं, क्योंकि हम इसको एक्यूरेटली नहीं कर सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। डी ऑप्शन पे चलते हैं। एवरी इकोनॉमिक थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक फैक्ट्स। ये तो प्रेडिक्शन के और कॉन्सेप्ट के बेस पे होती है। मे बी कुछ हिस्टोरिकल डेटा लिया जाता है थ्योरी के टाइम पे, ठीक है, ताकि उसमें हेल्प मिल सके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। विच आर कॉमन टू ऑल सोसाइटीज़। थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक फैक्ट्स। ठीक है। एवरी इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, एवरी इकोनॉमिक थ्योरी होता है यहाँ पे चल जाता है, लेकिन जो एवरी इकोनॉमिक थ्योरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या है हमारा, कि बिजनेस डिसीजंस नहीं लिया जा सकता अगर आपको साउंड नॉलेज होती है। कि अगर आपको थोड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी की नॉलेज नहीं है, वो कैसे? ये देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या होती है वो देखिए। स्टडी एग्रीगेट इंडिकेट सच एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, प्राइस कितना इंडिकेट्स हो रहा है ना, एंड द interrelations among the different sector of economy to better understand how the whole economic functions. They also develop models that explain the relationship between such factors. नेशनल इनकम, आउटपुट, कंजम्पशंस, मतलब ऑल ओवर। जब आपको साउंड नॉलेज नहीं है कि कितनी महंगाई है, डिफ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, एनर्जीज, इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट की रूल पॉलिसीज़ कितनी है, जब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जीएसटी आया था 2016 के अराउंड, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। बिजनेस आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, इतने परसेंट सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, 9% करके कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अगर आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है। जो बिजनेस डिसीजंस आप ले रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं और वो लिए नहीं जा सकते। तो राइट आंसर हमारा ए है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट ए कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल क्या है ये हम जानते हैं, ठीक है। आप ये ऑप्शन देख लीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ आपको क्लियर कर देता हूँ। कार्टेल्स का पता होना चाहिए, एडवर्थ मॉडल का, प्राइस लीडरशिप का, मार्केट शेयर का, ये सारे इंटरलेटेड होते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल से, ठीक है। सो ये देखिए, इन अ मॉडल ऑफ कोल्यूसिव ओलिगोपोली वी डिस्कस द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म इन अ अनडिफरेंशिएटेड ओलिगोपोलिक इंडस्ट्रीज़। अब दो फर्म्स को, यहाँ में दो फर्म्स का एग्रीमेंट होना है। मतलब कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है, टू फर्म्स होती है, उनका एग्रीमेंट होता है कि सेम प्राइस रहेगा, मैक्सिमाइजेशंस प्रॉफिट रहेगा और डिफरेंशिएशंस बिल्कुल नहीं रहेगा, अनडिफरेंशिएशंस होगा, ठीक है। प्राइस सेट होंगे दोनों फर्म के, उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, दे आर नॉन एज कार्टल, तो उसको कार्टल भी बोला जाता है। सो एक तो कैटेगरी में आ गया हमारा यहाँ पे कोल्यूसिव ओलिगोपोली कैटेगरी में आता है कार्टल। दूसरा हमारा अगर हम ले प्राइस लीडरशिप, जिसमें प्राइस भी सेट किए जाते हैं, दोनों फर्म के बीच में एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिससे कि बाहर की कोई फर्म आके जो है उनको लॉस ना कर सके। सो देयर आर ओनली टू फर्म्स इन ओलिगोपोली इंडस्ट्री, हेयर वी हैव अ केस ऑफ ड्यूपोली। ड्यूपोली क्या होती है, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेल हो, एक प्रोडक्ट सेल हो इंस्टीड ऑफ बहुत सारे। जैसे कि अमेज़ॉन का अगर हम एग्जांपल लें, वहाँ पे ई बुक्स सेल होती हैं, एक किंडल उनकी एप्लीकेशन है, सो किंडल पे सिर्फ बुक्स ही सेल होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। सो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पे किंडल पे तो सिर्फ बुक्स ही सेल होती हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट होना किसी फर्म के साथ, जिसमें हम उसको ड्यूपोली बोलते हैं, सिंपल। अमेज़ॉन किंडल का आप एग्जांपल ले सकते हो ड्यूपोली के लिए। सो एच फर्म प्रोड्यूस एंड सेल अ प्रोडक्ट दैट इज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर दैट ऑफ द अदर्स, प्रोडक्ट ही पेरिशेबल, देयर आर मैनी नॉलेजेबल बायर ऑफ द प्रोडक्ट, एच फर्म नॉन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। एक्चुअली इसमें जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं, जो कि सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशंस में, दो ही फर्म्स में हमें मिलते हैं, ठीक है। सो ये कैटेगरीज़ हैं, तीनों कैटेगरीज़ हैं, ए, सी और डी। लेकिन जो बी ऑप्शन है हमारा, एडवर्थ मॉडल, ये भी ओलिगोपोली मॉडल के साथ डील करता है। इसमें भी दो फर्म का एग्रीमेंट होता है, आउटपुट रहती है, लेकिन ये जो मॉडल है ये अलग मॉडल है, ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल में नहीं आता। सो राइट आंसर हमारा इसमें क्या निकलता है, बी, एडवर्थ मॉडल। नो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे, ठीक है। द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन ट्रेड वन गुड फॉर अनदर इज टर्म एज मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इन। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एप्पल का फ़ोन देखा जो 90,000 का है, आपने एक एप्पल का फ़ोन देखा जो कि 90,000 का है यहाँ पे, ठीक है। सो अब उस फ़ोन में क्या है यहाँ पे कि जब आप उसे लेने गए, उसका जो प्राइस है वो एकदम से थोड़ा हाइक हो गया, 10% हाइक हुआ और वो फ़ोन हमारा 1 लाख का हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी तरफ आपको गूगल का बड़ा अच्छा फ़ोन मिल रहा है, वो भी 1 लाख का ही मिल रहा है ना। तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट चेंज करोगे, तो आप एप्पल का छोड़ के गूगल का ले लोगे। सो एक फ़ोन को छोड़ के दूसरा लेना मतलब एक की डिज़ायर को एक्सचेंज करना दूसरे के साथ। सो जो राइट आंसर है हमारा वो है एक्सचेंज, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट इसमें क्या हुआ, जो गूगल का फ़ोन है हम उसे सब्स्टिट्यूट्स बोल सकते हैं। सो इन इकोनॉमिक द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस is the rate at which a consumer can give up some amount of one good in exchange of another good while maintaining the same level of utility। इसमें ये भी होता है कि यूटिलिटी भी सेम रहनी चाहिए, ये नहीं है कि आप खुद को फोर्स करके ले रहे हो, आपको सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए गूगल का फ़ोन भी बाय करते हुए। सो एट इक्विलिब्रियम कंजम्पशंस लेवल्स अज्यूमिंग नो एक्सटर्नलिटीज मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस आर आइडेंटिकल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ डिमांड एक्विजिशन इज़ गिवन बाय डी, डिमांड दी हुई है डी के साथ डिनोट की हुई है 1000 माइनस पी। हमने क्या निकालना है, प्राइस निकालना है, जिसमें से सबसे पहले हमें डिमांड को सप्लाई से माइनस करना होगा, उसके बाद डिवाइड करना होगा, जो हमारे पास आंसर निकलता है। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, ये फार्मूला है, डिमांड में से आप सप्लाई निकालोगे तभी आप प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। सो 1000 में से 100 लेस करेंगे तो 900 आएगा हमारे पास, ठीक है। और 4p प्राइस में 1p प्लस करेंगे 5p आएगा हमारे पास, जिसको हम डिवाइड करके अपना राइट आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे,
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व्स इन द एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फंक्शन यूजिंग इकोनोमेट्रिक एनालिसिस इन द प्रॉपर ऑर्डर। तो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस क्या है ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इकोनोमेट्रिक इज़ द क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग डेटा टू डेवलप थ्योरीज और टेस्ट एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस इन इकोनॉमिक्स एंड टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा। इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिकल डेटा लिया जाता है, प्रेजेंट का और हिस्टोरिकल डेटा दोनों लिए जाते हैं फ्यूचर एस्टीमेट करने के लिए। लेकिन अब फ्यूचर एस्टीमेट किस में करना है हमने? डिमांड फंक्शन में। डिमांड फंक्शन में हमने एस्टीमेट लगाना है फ्यूचर का इकोनोमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ करके, मतलब कि स्टैटिकल फॉर्म में इसको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करके। वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल भी रखें कि अगर आपने पता करना है कि मार्केट में डिमांड फंक्शन में लोगों को किसकी क्या क्या चीज़ें, उनकी परसेप्शंस क्या है किसी प्रोडक्ट के लिए, क्या क्या वो चाहते हैं उस प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना होगा, मतलब उनके बारे में जानना होगा कि लोगों के बीच में क्या क्या परसेप्शंस हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। फिर आइडेंटिफिकेशंस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेरिएबल्स को, ठीक है। आप देखते जाइए कि कौन सा आपका राइट आंसर निकलता है यहाँ पे। उसके बाद करना होता है यहाँ पे मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशंस ऑन द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, मतलब जितनी भी यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज ऑर्डर में लिया जाएगा वो इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा एक स्टैटिकल फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो हमारे ये ऑप्शन कहाँ पे है? पहले V, उसके बाद I, फिर 3। सो ये हमारा दो ऑप्शन में निकल के आ रहा है, एक तो A में आ रहा है, दूसरा आ रहा है D में, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं जो राइट आंसर है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे। उसके बाद क्या किया जाता है? एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स ऑफ मॉडल, ठीक है। मॉडल्स के पैरामीटर को एस्टिमेट करना, जो मॉडल्स हैं उनके पैरामीटर को एस्टिमेट करना डिमांड फंक्शन के लिए। सो जो लास्ट वाला है हमारा ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो बचता है फोर्थ वाला, यूजिंग द एस्टिमेट्स टू अराइव एट द एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल। सो द राइट आंसर इज़ डी आंसर हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, अगर इकोनोमेट्रिक एनालिसिस भी यहाँ पे मेंशन ना करते, सीधा एस्टिमेट और डिमांड फंक्शन भी कर देते, तब भी इनको अरेंज किया जा सकता था। आप सिंपल लैंग्वेज में रिसर्च का मेथड भी ले सकते हो, जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। फिर उसका रिलेशनशिप उनमें क्या क्या है डेटा में वो देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें मॉडल्स को मतलब वैलिडिटी चेक की जाती है उसकी, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये सब इसमें है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। अब यहाँ पे हमने कॉलम ए को बी के साथ मैच करना है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक सा समझा के इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको क्लियर करता हूँ। मैक्सिमाइजेशंस ऑफ सोसाइटी वेलफेयर इवन व्हेन इंडिविजुअल बिहेव सेल्फिशली टू फर्दर देयर ओन इकोनॉमिक स्टेटस। सोसाइटी का वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इवन अगर किसी इंडिविजुअल का अपना सेल्फिश है उसमें, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा स्किप हो गया यहाँ पे। हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल का उसमें अपना सेल्फिश भी है तब भी सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है उसमें, ठीक है। सो उसको क्या कहा जाता है? उसको हम डील करेंगे द इनविजिबल हैंड। इनविजिबल जो दिखाई ना दे, विजिबल जो दिखाई दे। सो इनविजिबल हैंड के साथ हम उसको डील करेंगे यहाँ पे, जिसमें वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, लेकिन उसका अपना उसके पीछे एक पर्सनल भी सेल्फिश है, अपना पर्सनल भी कोई एम और मोटो है इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, ठीक है। सो सेकंड है हमारे पास, ए हमारा डील हो गया 3 के साथ। अब ए डील 3 के साथ कौन सा डील कर रहा है? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर पहले ही निकल आया, लेकिन बाकी के भी हम मैच कर लेते हैं। स्टेट ऑफ बैलेंस फ्रॉम विच देयर इज़ नो टेंडेंसी टू चेंज, जहाँ पे संभावना ही नहीं होती चेंज होने की कुछ भी। और स्टेट ऑफ बैलेंस, जहाँ पे बैलेंस की स्टेट होती है। बैलेंस का स्टेट होना मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर होना, इक्वलिटी होना वहाँ पे, ठीक है। बी का हमारा मैच हो गया 1 के साथ, बिल्कुल राइट। अब चलते हैं हम सी ऑप्शन पे। बेस्ट पॉसिबल स्टेट विथ इन अ गिवन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। पॉसिबल स्टेट तब होती है जब हम किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। एनालिसिस का ही एक पार्ट है ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है। सो सी हमारा डील कर रहा है 4 के साथ, बिल्कुल करेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है हम उसको
मैच करेंगे नॉन सैचुरेशंस के साथ। वो क्यों? क्योंकि नॉन सैचुरेशंस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक कस्टमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ गुड्स टू लेस ऑफ गुड्स, कम गुड्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा गुड्स प्रेफर करने के लिए प्रेफर करता है। सो आई होप कि इसमें आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी तक जितने भी हो चुके हैं अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिवर्ट कर दूंगा आपको। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ग्रुप के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। सो 27 क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे। द मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन लेस वैलिड अजम्पशंस ऑफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस को डॉक्टर मार्शल ने लिखा था थ्योरी को, ठीक है, और इसको हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट दो तरह की होती हैं यूटिलिटीज़। कार्डिनल को न्यूमेरिकल वे से मापा जाता है, ऑर्डिनल को क्वालिटेटिव वे से, ठीक है, मतलब नॉन न्यूमेरिकल वे से, ठीक है। सो ये मैंने लास्ट के सेशन में डिस्कस किया हुआ है काफ़ी अच्छे से। उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। यूटिलिटी क्या होती है? जो आप यूटिलाइज़ करते हो, जो आप यूज़ करते हो, जो आप अपनी सर्टिफिकेशन के लिए फुलफिलमेंट करते हो, ठीक है, मतलब वे ऑफ सर्टिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, यूटिलिटी। सो ये तो पार्ट हो गया कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का, ठीक है, जिसको हम मार्शल यूटिलिटी भी बोल देते हैं। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि लेस वैलिड अजम्पशंस कौन सा है, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस क्या बोलती है कि अगर मुझे 10 रोटियाँ खानी है, यहाँ पे 10 रोटियाँ खानी है, जब मैंने उनमें से एक खा ली तो जो मेरा सर्टिफिकेशन लेवल था वो 1 हो गया, ठीक है, नंबर 1 पे आ गया, सर्टिफाई हो गया मैं। उसके बाद मैंने 9 नंबर वाली रोटी खा ली, मैंने 10 खानी है, 9 वाली खा ली, तो मेरा लेवल चले गया सेकंड ऑप्शन पे, मतलब मैं सेटिस्फाई हो गया सेकंड, मतलब थोड़ा कम सेटिस्फाई हुआ। फिर मैंने 8 नंबर वाली रोटी खाई यहाँ पे, सो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मतलब कहने का है कि आपकी जो सर्टिफिकेशंस होती है वो कम होती जाती है, जैसे जैसे आप यूटिल करते जाते हो, जो चीज़ें आप यूटिलाइज़ करते जाते हो। मान लीजिए मैंने 10 पेन लेने हैं, मैं मार्केट में गया तो मुझे सिर्फ एक पेन मिला एक दुकान से, तो मेरी जो सर्टिफिकेशन, जो भूख थी मतलब पेन लेने की, जो सर्टिफिकेशंस थी, वो एक पेन ने काफ़ी हद तक फुलफिलमेंट कर दी। लेकिन अभी 9 पेन मुझे और लेने हैं, तो मैंने 9 नंबर वाला पेन लिया, फिर 8 वाला लिया, 7 वाला लिया। तो इससे क्या हुआ कि हम यूटाइल को काउंट कर सकते हैं, हम यूटाइल को काउंट कर सकते हैं कि कितनी यूटिलिटी हम यूज़ कर चुके हैं। सो इसमें यूटिलिटी को न्यूमेरिक वे में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप मार्केट में चले गए, तो आप 100 रुपीज़ का सामान लेके आएंगे या 110 का लेके आएंगे या 120 का आप लेके आएंगे, है ना। सो ऐसा तो नहीं होगा कि 100 आप लेके गए तो 90 रुपये का आप सामान लेके आ गए और 100 आपने दुकान वाले को दे दिए। सो इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मनी की मार्जिन यूटिलिटी है वो कंस्टेंट होती है या हाई होती है, मतलब वो लो नहीं होती, वो कंस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन इसको हम इस अजम्पशंस को लेस वैलिड मानते हैं, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपके लिए जो सर्टिफिकेशन है वो मोर इम्पॉर्टेंट है मनी से। जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो मार्केट में, अगर आपको वो कॉस्टली भी मिले तब भी आपको बाई करनी पड़ती है, क्योंकि सर्टिफिकेशन मोर इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें क्या था हमारा क्वेश्चन कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो बेस्ड है लेस वैलिड अजम्पशंस। वो किस पे बेस्ड है? वो है कंस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की यूटिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी ऑफ मनी ऑफ गुड्स, एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी। सो ये सारे ही मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस के पार्ट्स हैं और ये लेस वैलिड नहीं है, ये वैलिड एजम्पशंस हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है। द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन लेस वैलिड एजम्पशंस ऑफ गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बिकॉज दिस थ्योरी डज नॉट बिलीव दैट यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट चेंज फॉर अ कंज्यूमर, ठीक है। सो इसका एक और पार्ट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शंस, अगर आपको नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आ जाए तो, ठीक है। सो थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट में सिलेबस में है आपके।
So the marginal utility analysis is based on observing 1 hour experiences, then extending the logic to the behavior of consumer. The law of diminishing marginal utility is based on this particular observations. जो चीज़ आप खुद यूज़ करके उसे एक्सपीरियंस करते हो, उसे कंज्यूम करते हो, उसका एक्सपीरियंस गेन करते हो, उसको मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बोला जाता है और ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब यहाँ पे. एन अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट विल बी. अगर आप एक नया प्रोडक्ट लेके आते हो किसी मार्केट में, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी? एवरेज मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होनी चाहिए, स्कीमिंग, प्रोडक्ट लाइन या डिफरेंशियल प्राइसिंग. सो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. जब हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं उसके पीछे 2 ऑप्शंस होते हैं. एक तो हमारा बिजनेस चल रहा है, हम ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हमने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दी. दूसरा, हमने नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, हमारा प्रोडक्ट कहीं नहीं चल रहा. फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल कंपनीज़ अगर हम लें, सोनी की लें, मैक्स की लें, इसमें एप्पल की ले लें, तो ये डेल एचपी की ले लें, है ना, लैपटॉप के रिगार्डिंग. तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहते हैं और नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते रहते हैं. तो इसमें आपने कभी देखा है कि नया प्रोडक्ट आया हो चलती हुई कंपनी का और उसमें कुछ लेस मिला हो आपको? नहीं. आपका जो 40,000 का लैपटॉप है वो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उसको बेटर बना के 50 का देते हैं, फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसको 60 का देते हैं. सो यहाँ पे क्या है कि 2 तरह के इसको डिफ़ाइन किया गया है. अब जो बना बनाया प्रोडक्ट है वो है यहाँ पे प्राइस स्कीमिंग, जिसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट करके वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जिसमें हमेशा ही प्राइस जो होता है हाईएस्ट इनिशियल प्राइस दैट कस्टमर विल पे एंड देन लोअर इट ओवर टाइम. अब कस्टमर ज़्यादा प्राइस किसका पे करेगा? जो वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है. अगर आपके पास एक कंपनी की वॉच है और उसी सेम कंपनी की और ज़्यादा बेटर वॉच आ रही है तो आप खुश होकर लेंगे उसको. लेकिन अगर कोई नई वॉच कंपनी में आई है किसी नई कंपनी की, तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस होगा वो हायर नहीं होगा, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसका प्राइस लो होगा ताकि उसके साथ कंपनी के साथ कस्टमर जुड़ सकें. अब जब ओप्पो और वीवो का फ़ोन आया था उस टाइम पे वो नया फ़ोन था और कंपनी ने 15 और 16,000 के फ़ोन 10 to 12,000 में देने शुरू कर दिए थे. लेकिन उसके बाद जो फ़ोन आ रहे हैं और कंपनीज़ के, उसमें क्या हो रहा है कि वो थोड़े थोड़े फीचर इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसका रेट बढ़ा रहे हैं. सो अगर हम नए वीवो ओप्पो की बात करें तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अगर उसमें कुछ अपग्रेडेशन की बात करें सो प्राइस स्कीमिंग. ठीक है. सो राइट आंसर क्या था हमारा कि न्यू प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में वो कैसा होगा? वो स्कीमिंग और पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में होगा. बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट द फर्म कैपेबिलिटीज़ फॉर. इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या होती है प्लांट की, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले. एक इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है किसी प्लांट की जब एक फ़र्म है, उस फर्म के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी जगह है उसके अंदर, कितना मटेरियल डेली आता है, कितनी प्रोडक्शन होती है, कितना आउटपुट मिलता है, कितना कॉस्ट पड़ता है. ये सारी चीज़ें ही क्या डिसाइड करती हैं? एक आउटपुट डिसाइड करती हैं. ये सारी चीज़ें ही एक आउटपुट शो करती हैं. वो कौन सी आउटपुट होती है? जिसमें एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही इक्वल हों, जिसमें एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हों, उस आउटपुट को शो करती हैं. सो इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट दी फर्म कैपेबिलिटीज़ फॉर आउटपुट. रिप्रेजेंट करना ठीक है. इक्वेट्स एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, जिसमें लेबर के समान ही मटेरियल आता है, लेबर के वर्किंग आवर के अंदर ही मटेरियल आता है. जितनी लेबर होती है उतना ही आउटपुट होता है एक प्लांट का. ठीक है. ये सब है इसमें. सो नाउ ये थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन भी किया हुआ है. इकोनॉमिक कैपेसिटी डिफाइंड एज द अमाउंट अ कंपनी और एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इट्स करंट इक्विपमेंट, वर्कर्स, कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज एट फुल टिल्ट. देयर इज़ ओनली सो मच डैट कैन बी प्रोड्यूस एंड स्पेंड. इकोनॉमिक कैपेसिटी डिफाइन दिस. ठीक है. सो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल ईजी से एक्सप्लेन कर दिया इसको. लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन सीधा ही एक्सप्लेन करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको किसी के साथ भी ऐसे मैच कर दूँगा तो बस आपको रिमाइंड में ही रखना पड़ेगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे. तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए. एक बार आप इसको देख लीजिए. सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या है, मैनेजर डिस्कशन मॉडल क्या है, इंटीग्रेटिव क्या है, वेरिएबल क्या है. ठीक है. सबसे पहले सेल्स मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे. सो जो बॉमेल थे
इन हिज बुक बिजनेस बिहेवियर, उनकी एक बुक थी बिजनेस बिहेवियर, जिसमें वैल्यू एंड ग्रोथ हैज़ प्रोफाउंडेड ए थ्योरी ऑफ सेल मैक्सिमाइजेशंस। मेन एम ऑफ, ये देखिए यहाँ पे, मेन एम ऑफ फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज सेल। अब इसका मेन एम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ही रेवेन्यू हम अर्न कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिएशंस, जो ओलिवर ने लिखा था, विलियमसन मॉडल है ये। ठीक है, पहला जो हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन है ये किसके साथ डील हुआ था हमारा, 3 के साथ, वॉनेमॉल। ठीक है, वॉनेमॉल के साथ। और डिस्क्रिएशन मॉडल किसके साथ डील हो रहा है, ओलिवर के साथ। अब हमारे पास रह गए हैं 2, जॉन और RM। ठीक है, सो अब इसमें क्या था, जो डिस्क्रिएशन मॉडल था उसमें क्या था कि आप वुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस होना ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजर का। इवन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, थोड़ा और चेंजेस आ गया दोनों थ्योरीज़ में। सो थर्ड देख लेते हैं, इंटीग्रेटिव मॉडल क्या था। इसमें था कि सभी सेल्फ डिपेंडेंट हों, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग डिसीज़न लें, मतलब किसी थ्योरी को फॉलो ना करें, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन अपने अपने फैसले जो हैं, अपने डिसीजंस हैं वो खुद लें, अपने अपने व्यूज़ रखें उस पर। थर्ड है हमारा बिहेवियर मॉडल। ठीक है, मीन्स यूजिंग अवेलेबल एंड रिलेवेंट कंज्यूमर्स एंड बिजनेस स्पेंडिंग डेटा टू एस्टिमेट फ्यूचर बिहेवियर। बिहेवियर मॉडल इज़ यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू एस्टिमेट द रिस्क एसोसिएटेड। बिहेवियर मॉडल में क्या क्या चीज़ें थी कि प्रेजेंट और पास्ट को लेके फ्यूचर का एस्टिमेट डिसाइड करना, रिस्क कितना ओरिएंटेड है, रिस्क से क्या क्या बेनिफिट है, रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना, एडवर्टाइजिंग, सेल फोरकास्टिंग, ये सारा कुछ इसमें बिहेवियर मॉडल में इंक्लूडेड था। सो क्लियर हो गया आपको कि ये जो राइट आंसर है हमारा इसमें से किसके साथ डील कर रहा है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सो हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन था जो, वो 3 के साथ था। डिस्क्रिएशन मॉडल था, ओलिवर विल्सन के साथ था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंटीग्रेटेड मॉडल था हमारा, ये किसके साथ है और बिहेवियर मॉडल किसके साथ है। इसमें ऑप्शंस में भी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, इंटीग्रेशन मॉडल हमारा है जॉन विलियमसन के साथ। एक्चुअली जो इंटीग्रेटिव मॉडल है ये कई लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन जो लास्ट में इसकी थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है और अपने कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं, वो यहाँ पे जॉन का नाम है। यहाँ पे बिहेवियर मॉडल हमारा डील करता है लास्ट RM साइट एंड JG मार्च। ठीक है, सो ये 10 क्वेश्चन थे आज के, कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 30 to 40। ठीक है, 30 to 40 डिस्कस करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 100 क्वेश्चंस का रहेगा। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आने वाले लेसन्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिसमें मेरा टारगेट अभी पेपर 1 के लिए चल रहा है कि जिसमें हम डेली के रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और वो प्रीवियस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। उनके आंसर कैसे आए ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, और आंसर कीज़ में भी कन्फ्यूज़न रहती है। तो इसलिए मैंने वो सेशन शुरू किया हुआ है, जिसके हिसाब से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करते रहेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी, और साथ में राइट आंसर की आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और वो कैसे आंसर आया है वो भी मैं साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज़।